नमस्कार। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दिव्यांशु। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने की आज हम खुशी मना रहे हैं, वो संविधान कैसे बना, उस संविधान की क्या खासियत थी, आज का वीडियो हम इसी मुद्दे पर बनाने जा रहे हैं। लेकिन एक अपील कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिचितों के साथ शेयर करें। दोस्तों, भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन उससे भी पहले 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को आज की संसद के सेंट्रल हॉल में। और इस संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी और यही 389 सदस्य आगे जाकर के संसद सदस्य भी कहलाए। इस संविधान को लिखने में लगभग 3 साल का समय लगा और एग्जैक्टली यदि हम बताएं तो इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और इसे 26 नवंबर 1949 के दिन जो है ये पूरा हो गया था और इसे अडॉप्ट कर लिया गया था। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे और इसके संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे B.R. अम्बेडकर। और इस संविधान की जो सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इस संविधान में जितने भी जो पेज थे उन्हें टाइप नहीं किया गया था, जबकि ये हस्तलिखित थे और अंग्रेजी में इसे लिखने वाले थे प्रेम बिहारी रायजादा और इसे लिखने में उन्हें 6 महीने का समय लगा था। जबकि इसकी हिंदी की जो प्रतिलिपि लिखी थी वो लिखी थी वसंत कृष्ण वैद्य ने। और ये दोनों हस्तलिखित मूल प्रतियां जो कि एक प्रति हिंदी में और एक प्रति अंग्रेजी में थी, आज के समय में संसद की लाइब्रेरी में एक बॉक्स में रखी हुई है, जो कि अमेरिका की जो कैलिफोर्निया की एक कंपनी थी उसने हीलियम के बॉक्स में नाइट्रोजन गैस भरे हुए डब्बे में ये दोनों प्रतियां रखी हुई है। इसे नाइट्रोजन गैस में इसलिए रखा गया है कि नाइट्रोजन गैस से ये पांडुलिपि जो कि हस्तलिखित है ये इसका क्षरण नहीं होगा और ये खराब नहीं होगी कई 100 सालों तक। दूसरी, इस संविधान की जो विशेषता है ये बैग ऑफ बोरोइंग के सिद्धांत पर थी। हमारे संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने कई देशों के संविधान का अध्ययन किया और अलग अलग देशों के संविधान से अलग अलग चीज़ें प्रेरित करके हमारे संविधान को बनाया गया, जिनमें यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान ऐसे कई देशों से संविधान की अच्छी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट किया। इसलिए हमारे संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग सिद्धांत पर बनाया गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो इस संविधान की लगातार कई दिनों की बैठकों के बाद जब हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया तो ये विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान भी कहलाया। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने झंडा फहरा करके
और इस प्रथम गणतंत्र दिवस के समारोह की शुरुआत की थी और आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और इन 75 सालों में भारत की पहचान, जब भारत आज़ाद हुआ था तो इसे तीसरे दर्जे का देश माना जाता था, लेकिन आज 75 सालों के बाद भारत की वैश्विक जगत, स्पेशली वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न लोग भारत को बहुत ही सम्मान की नज़र से देखते हैं। चाहे वो G7 हो, चाहे G20 हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसमें चाहे भारत सदस्य देश हो या नहीं हो, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व हमेशा उस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहता है। और ये एक कमांडेबल अचीवमेंट है जो कि भारत के द्वारा इतने कम समय में ही अचीव कर लिया गया है। जबकि हमसे एक दिन पहले आज़ाद होने वाला हमारा पड़ोसी देश, जिसने 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी, आज उसकी हालत कैसी है ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आज भारत ने चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंडस्ट्री हो, उसकी जो ग्रोथ है पोस्ट कोविड के बाद, जिस तरीके से अन्य देशों ने यह अनुमान लगाया था कि हम मेडिकल फील्ड में नंबर 1 और नंबर 2 के देश हैं, लेकिन हम कोविड फेज को मैनेज नहीं कर पाए और हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ ने सरेंडर कर दिया। लेकिन जिस तरीके से भारत ने कोरोना काल के दौरान अपने आप को ना सिर्फ बचाया, बल्कि अन्य देशों के लोगों को भी दवाइयाँ और वैक्सीनेशन को सप्लाई करके जो नाम कमाया है वो काबिले तारीफ है। और पोस्ट कोविड फेज के बाद जिस तरीके से भारत की जो है आर्थिक उन्नति दर, जीडीपी बढ़ रही है, उसे देख करके जो थिंक टैंक है उसका अनुमान है कि जल्द ही भारत जो है चाइना की ग्रोथ रेट को पछाड़ते हुए विश्व में नंबर 1 की हालत पर पहुंच जाएगा। और भारत की जिस तरीके से इकोनॉमी बढ़ रही है, फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी ने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य की ओर भारत जिस तरीके से बढ़ रहा है और भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। एक समय में भारत विकासशील देशों की कैटेगरी में आता था, लेकिन अब जल्दी वो समय आने वाला है जब भारत विकसित देशों की कतार में सम्मिलित होगा। और चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे विश्व का कोई भी नेता हो, भारत का लोहा आज सभी लोग मानते हैं। लेकिन इतने सालों के बाद भी एक जो टीस है भारतीयों के मन में, वो ये है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या का देश होने के बावजूद भी यूएन की जो स्थायी सीट अभी तक भारत को नहीं मिली है। अभी हाल ही में दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति एलन मस्क ने भी ये कहा कि यूएन की स्थायी सीट भारत को नहीं मिली। ये अपने आप में एक हास्यास्पद विषय है कि इतना बड़ा देश जो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या रखता है, वो इस स्थायी परिषद का सदस्य नहीं है। आने वाले समय में कैसे हम अपने देश में ये बदलाव देखेंगे, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी किस तरीके से ये चीज़ें देखेगी, इस चीज़ के बारे में हम अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, उन लोगों को आज जब वो स्वर्ग से इन चीज़ों को देखते हैं तो उनको ज़रूर फ़क्र महसूस होता होगा कि हमारी कुर्बानी जाया नहीं गई। और कहाँ एक देश जो कि खाने के लिए मोहताज था, जब पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध छेड़ दिया था तो एक समय में भारत के पास गेहूं का भंडार नहीं था और अमेरिका ने सड़ा गला अनाज देने के लिए भी मना कर दिया था। एक स्थिति वो थी और आज एक स्थिति वो है जब भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल का निर्यातक देश बन गया है। और अभी जब पिछले साल
रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरीके से भारत ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, उसको देख करके पश्चिमी देशों में जिस तरीके से हाहाकार मचा, वो न्यूज़ भी आप लोगों ने किस तरीके से देखी होगी। चाहे दुग्ध क्रांति हो, चाहे हरित क्रांति हो, चाहे इसरो, जिसे एक समय में नासा ने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था, उसने चंद्रयान 3 और अभी जो सूर्य का आदित्य जो मिशन था, वो किस तरीके से सफलतापूर्वक हमारे इसरो ने जो है उसको अंजाम दिया है, वो भी काबिल है। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर आज जिस तरीके का वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, उस पर आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट के माध्यम से मेरे चैनल पर दे सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि मुझे किस तरीके से अपने कंटेंट में सुधार करना चाहिए या किस तरीके से मैं अपने चैनल को ग्रो कर सकता हूँ। आप अपने विचार मेरे चैनल पर दे सकते हैं। धन्यवाद एंड वंस अगेन आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक